नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत सेनापति आप सभी का मनोबल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम मात्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं। मात्राओं की गणना किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में देखने वाले हैं। वर्णों की गणना किस प्रकार से की जाती है और इन सभी से प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं एग्जाम में, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे शुरू में हम मात्रा के बारे में देखते हैं। दोस्तों, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको जो जो चीज पढ़ाते जा रहा हूं, हर एक पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हर एक पॉइंट अपने आप में प्रश्न बनने की योग्यता रखता है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय। देखिए, ये क्वेश्चन भी आया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। सीजी पुलिस एसआई 2012 में यहां से प्रश्न पूछा है, आरआरबी 2006 में यहां से प्रश्न पूछा है। यह स्वर का रूप है, अर्थात स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। स्वर के बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। देखो, स्वर का प्रतिनिधित्व मात्रा किस प्रकार से करती है मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर लिखा है का, ठीक है, तो हम यहां पर देख के ये पहचान पा रहे हैं ना कि यहां पर एक किसकी मात्रा लगी है, यहां पर लगा है दीर्घ आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहां पर की मैं बोला कि, अगर मैं इसको तोड़ूं तो देखो का और लघु ई, ये यहां पर लघु ई का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहां पर की लगा हुआ है तो हम पहचान पा रहे हैं कि लघु ई की मात्रा लगी हुई है, यहां पर लघु आ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसी प्रकार से इस मात्रा क्या करती है, स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे ये देखो, स्वर का बदला हुआ रूप यहां पर ये मात्रा है। चलो आगे देखते हैं। अ की कोई सांकेतिक या दृश्य रूप में मात्रा नहीं होती। मतलब अ, जैसे मैं यहां लिखा क, ठीक है, इसको अगर मैं तोड़ूं, इसका मैं विच्छेद करूं तो क और ये अ, ठीक है, यहां पर अपने को कुछ दिख रहा है कि स्पेशल कुछ अलग से लिखा हुआ ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, एक सिंपल दिख रहा है। तो क की कोई एक सांकेतिक मात्रा नहीं होती या कोई दृश्य रूप में मात्रा नहीं होती, जैसे बाकी सबकी मात्रा होती अ, ई, दीर्घ ई, ठीक है, उ, दीर्घ उ, ठीक है, ये सभी की मात्रा होती है। लेकिन अ का दृश्य रूप में मात्रा नहीं होती। जब ये व्यंजन में मिलता है तब व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह नहीं लिखा जाता। जैसे ये व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है, इसमें अ मिल गया तो देखो इसका जो नीचे हलंत लगा हुआ है हलंत हट गया और ये बन गया स्वर सहित का बन गया। उसी प्रकार देखो खा, ये स्वर रहित खा है, खा में यदि हम आ मिला दें तो स्वर सहित खा बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी व्यंजन में जब हम आ मिला देते हैं तो उसके नीचे वाला जो हल का चिन्ह है वो हट जाता है और वो एक स्वर सहित बन जाता है। अ को उदासीन स्वर कहते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, यहां इसको भी ध्यान रखना कि अ को उदासीन स्वर कहते हैं। हिंदी व्याकरण व साहित्य में मात्राओं का महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं स्वर, मात्रा और उसके कुछ उदाहरण के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं लघु आ के बारे में। लघु आ, जैसे कि मैं भी आपको बताया कि ये कौन से स्वर होते हैं, ये उदासीन स्वर होते हैं। इसके कोई सांकेतिक व दृश्य रूप में इसकी कोई मात्रा नहीं होती। उदाहरण है अनार। ठीक है, अब देखते हैं दीर्घ आ के बारे में। दीर्घ आ की जो मात्रा होती है वो इस प्रकार से लिखी जाती है। जैसे मैं यहां बना लूं का और यहां पर दीर्घ आ, ये बन जाएगा का। इसका उदाहरण देखते हैं, आम, राम, काम। दीर्घ लघु ई की मात्रा इस प्रकार से लिखी जाती है। उदाहरण देखते हैं किसका, किस लिए। दीर्घ ई की मात्रा को हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे खीर, प्राचीर, फकीर। लघु ऊ को हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कुमार, कुमारी। दीर्घ ऊ को इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे फूल, धूल। ऋषि का री को हम इस प्रकार से लिखते हैं, री को, जैसे ऋषि, तृण, तृतीय। ए ए की मात्रा को हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे केवल, केश। ठीक है, और ए की मात्रा के लिए हम यहां पर ऐसे दो डंडी लगाते हैं, ठीक है, जैसे पैसा, कैश। ठीक, ओ की मात्रा को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, और, मोर। और औ की मात्रा को हम इस प्रकार से लिखते हैं, यहां पर दो ऐसे डंडी निकालते हैं, ठीक है, औरत, और। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में।
ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लघु आ, लघु ई, लघु उ और लघु री। ठीक है, मैं आपको बताया भी था कि ये जो ऋषि का री है ये लघु री है और दीर्घ री का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर की एक मात्रा मानी जाती है। मैं ये बात भी आपको बताया हूं कि ह्रस्व स्वर का ह्रस्व स्वर में एक मात्रा मानी जाती है और ह्रस्व स्वर का एक अन्य नाम है एक मात्रिक स्वर। ठीक है, क्योंकि इसकी एक मात्रा मानी जाती है। अब इसकी एक मात्रा क्यों मानी जाती है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या कुल 7 होती है। ये कौन कौन से हैं? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ए, ओ और औ। ठीक है, दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं मानी जाती है। ठीक है, दीर्घ स्वरों में 2 मात्राएं मानी जाती है और 2 मात्राएं मानी जाने के कारण दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। ठीक है, जब हमें ह्रस्व या लघु स्वर दिखे तो हम उसकी एक मात्रा गिनेंगे। जब हमें दीर्घ या गुरु स्वर दिखे तो हमें उसकी 2 मात्रा गिनना है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं कि जो लघु स्वर होती है उसको उसकी एक मात्रा क्यों मानी जाती है। ठीक है, देखिए लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, लघु आ, लघु ई, लघु उ और लघु री। ठीक है, देखिए ये ऐसे स्वर हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं कि ये ऐसे स्वर हैं जो मूल स्वर है, ये अन्य स्वरों से मिलकर नहीं बने हैं, ये मूल स्वर हैं। ठीक है, बाकी जो 11 स्वर जितने भी हैं ये इन्हीं स्वरों से मिलकर बने हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर के बारे में देखते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ। ठीक है, इनकी संख्या 7 होती है। ये ऐसे स्वर हैं ना जिसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है, इनकी एक मात्रा गिनी जाती है। ये ऐसे स्वर हैं जिसका निर्माण एक से अधिक स्वरों के मिलने से हुआ है। ठीक है, एक से अधिक स्वरों के मिलने से हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, दीर्घ आ का निर्माण किससे हुआ है? लघु आ प्लस लघु आ। तो देखो इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा, दोनों को मिलाए तो कितना बन गया? यहां पर 2 मात्रा। ठीक है, ये देखो यहां पर बन गया 2 मात्रा। दीर्घ ई, ये कैसे बना है? लघु ई प्लस लघु ई, इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा, दोनों को मिलाए यहां पर 2 मात्रा। ठीक है, तो देखो उसी प्रकार जैसे अपन देखें ऊ को, ये है दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ का निर्माण हुआ है लघु ऊ प्लस लघु ऊ। ठीक है, इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा और दोनों को मिलाए तो यहां पर 2 मात्रा। तो देखो जो लघु स्वर होता है ये मूल स्वर होता है, मूल स्वर होने के कारण इसकी केवल एक मात्रा मानी जाती है, इसकी केवल एक मात्रा है। और दीर्घ स्वर होता है जो मूल स्वर नहीं होता, ये संधि स्वर होता है, मतलब ये एक से अधिक स्वरों के मिलने से बना है। जैसे देखो ये किससे किससे मिलके बना है? ये दोनों से मिलकर बना है, इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा, इसलिए इसकी 2 मात्रा है। ठीक है, बाकी ये भी इस प्रकार से बने हैं, ये भी मिलके बना है। ठीक है, समझ गए ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मात्राओं की गणना किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, चलो मात्राओं की गणना करना सीखते हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से ध्यान से देखो। जैसे ये है कमल शब्द। ठीक है, कमल शब्द में कितनी मात्राएं हैं देखते हैं। कमल, देखो अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं शुरुआत में इसको विच्छेद कर लेते हैं सीखने के लिए। जैसे क को मैं यदि स्वर रहित कर लूं तो स्वर देखो अ बाहर निकल गया, प्लस मां को भी मैं स्वर रहित कर लूं, अ बाहर निकल गया, और यहां ला को भी मैं स्वर रहित करूं तो देखो अ बाहर निकल गया। ठीक है, देखो आ की एक मात्रा, इसकी एक मात्रा, आ की एक मात्रा और आ की एक मात्रा, देखो टोटल कितनी मात्रा बन गई? एक, एक और एक, टोटल 3 मात्रा। ठीक है, तो कमल शब्द में कितनी मात्राएं हैं? कमल शब्द में 3 मात्राएं। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैं आपको बताया था कि ये जो आ है, ठीक है, इसका कोई ना, मैं आपको क्या बताया था, इसका कोई सांकेतिक या दृश्य रूप में इसकी कोई मात्रा नहीं होती आ की, लेकिन आ की देखो मात्रा होती है। बताने का मतलब, बोलने का मतलब यह है कि जो 11 स्वर होते हैं, 11 स्वरों की 11 मात्राएं होती है, लेकिन दृश्य रूप में हमको केवल और केवल 10 मात्राएं ही दिखाई देती है। ठीक है, आ की भी यहाँ एक मात्रा है, इसलिए तो मैं इसको देखो मात्रा गिन रहा हूं, एक ना, ये एक और ये एक,
ठीक है, इसलिए तो टोटल 3 मात्राएं बन रही हैं, मतलब आ की सभी स्वरों की मात्रा होती है, 11 के 11 स्वरों की 11 मात्राएं होती है, लेकिन दृश्य रूप में हमको केवल 10 मात्राएं दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सारा नोट्स मैं आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बताता हूं। देखो, मैं आपको यहां पर एक चीज बताया था, यहां ये बताया था कि देखो, जो ह्रस्व स्वर होते हैं ना, उसकी एक मात्रा ही मानी जाती है, और एक मात्रा के लिए हम ऐसे खड़ी डंडी खींचते हैं। देखो ये खड़ी डंडी है। और दीर्घ जो स्वर होते हैं, इसकी दो मात्राएं मानी जाती हैं, उसके उसका संकेत हम इस प्रकार से लिखते हैं, एस टाइप का। देखो ये एस टाइप का। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये कमल लिखा हुआ है, कमल। ठीक है, यहां हम लोग देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, पता चल रहा है कि हाँ यार, ये देखो का है और आ है, देखने से पता चल जा रहा है का है और आ है, तो इसकी एक मात्रा। ठीक है, माँ, माँ को देखे तो हमको पता चल रहा है कि माँ है और उसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसकी एक मात्रा। ठीक है, ला, ला की में भी पता चल रहा है कि ला और यहाँ पर आ है, तो इसकी एक मात्रा। ठीक है, तो हम एक खड़ी डंडी खींच दे रहे हैं, ये ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो, बोलने का मतलब ये है कि ये जो खड़ी डंडी है वो एक मात्रा का संकेत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोमल शब्द में कितनी मात्राएं हैं? कोमल शब्द में कितनी मात्राएं हैं दोस्तों? देखिए, शुरुआत में मैं इसका विच्छेद कर लेता हूं। देखिए, को, देखिए ये क धन ओ, धन म, धन आ। ठीक है, धन ला, धन आ। ठीक, चलो अब हम देखते हैं, सबको हम स्वर रहित कर लिए। ठीक है, तो देखिए इसकी तो कोई मात्रा नहीं होती है, मात्राएं स्वरों की होती है। तो देखो ये ओ की कितनी मात्रा? ओ की दो मात्रा। मैं आपको बताया ना, जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं उसकी दो मात्राएं होती है। यहाँ पर देखो लघु स्वर है, इसकी कितनी मात्रा? एक मात्रा। लघु स्वर की एक मात्रा होती है, यहाँ पर इसकी कितनी मात्रा? इसकी एक मात्रा। टोटल कितनी मात्रा हुई? टोटल चार मात्रा हुई। ठीक है, कोमल शब्द में कितनी मात्राएं हैं? कोमल शब्द में टोटल चार मात्राएं। चलिए अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि देखो, ये कोमल शब्द है, हमको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ का में क्या लगा हुआ है? ओ लगा हुआ है, ओ मात्रा, ओ की मात्रा लगी हुई है। तो हम पहचान गए कि यहाँ पर दो मात्रा लगा हुआ है, और दो मात्रा के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? हम इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बताया। ठीक है, दीर्घ के लिए हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? दो मात्रा के लिए देखो ये वाला चिन्ह लगाते हैं, एस टाइप का। ठीक है, दो मात्रा मानी जाएगी। और यहां हमको दिख रहा है कि ये आ लगा हुआ है, तो लघु आ के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ऐसे खड़ी डंडी लगाते हैं, यहां भी अपने को खड़ी डंडी लगाएंगे। ठीक है, तो दो प्लस एक कितना बन गया? चार। तो कोमल शब्द में टोटल कितनी मात्राएं हैं? चार मात्राएं। देखो दोस्तों, ये पूरा का पूरा आप लोगों को नोट्स मिल जा रहा है, आप लोग इसका प्रॉपर रिविजन करिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये 12 खड़ी क्या होती है। ठीक है, चलिए यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 12 खड़ी को आप स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, जब आप पहली दूसरी में पढ़े होंगे ना, उस समय 12 खड़ी पढ़ाया जाता है। देखिए ये क्या होता है, आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा मैं आपको बता रहा हूं। देखो टोटल 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 11 स्वर में आप री को माइनस कर दो, ऋषि का री को माइनस कर लो, कितना बचा? 10। प्लस आप अयोगवाह को जोड़ लो, अयोगवा को जोड़ लो। अयोगवा कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, इसको जोड़ लिए, टोटल कितने हो गए? 10 प्लस 2 12। ठीक है, 10 प्लस 2 12। इन्हीं 12 मात्राओं की जो क्रम है उसी को ही 12 खड़ी कहते हैं। जैसे ये आ ना, देखो ये उसी प्रकार का, की, कु, के। देखो कु के बाद क्या आना चाहिए? ऋषि का री आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऋषि का री नहीं आ रहा है, ऋषि का री को हटा दिए हैं। के, कै, को, कौ, कम, कहा। देखो यहाँ पर अयुग्वा आ जा रहा है, अयुग्वा। ठीक है, चलो और अच्छे से आपको सिखाता हूँ। देखो ये का को भी ऐसी बनेगा, उसी प्रकार से बनेगा। 11 स्वर हो गए, उसमें से एक री को मिटा दिए, री को हटा दिया, तो कितना बन गया? 10। 10 स्वर और दो अयुग्वा की जो क्रम है, जो उसकी जो कड़ी है, उसी को 12 खड़ी बोलते हैं। ठीक है, का भी वैसी बनेगा, खा भी वैसी बनेगा, गा भी, घा पूरा वैसी बन रहा है। चलिए
इसी प्रकार पूरे को 12 खड़ी कहते हैं क्योंकि इसमें 12 मात्राओं का एक पैटर्न बनता है। री की मात्रा को छोड़कर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, री की मात्रा को छोड़कर अम और आहा मतलब अनुस्वार और विसर्ग को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों का मिलाप को क्या कहते हैं? 12 खड़ी कहते हैं। देखिए ये टेट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं वर्णों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। इसके पहले हमने सीखा कि शब्द में से मात्राओं की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाए। अब हम देखेंगे कि वर्णों की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर वही शब्द लिए हैं, कमल शब्द। इसके पहले हमने देखा कमल शब्द में मात्रा कौन कौन कितनी है। अब हम देखेंगे कमल शब्द में वर्ण कितने हैं। तो चलिए अब मैं आपको वर्ण गिनना सिखाता हूं। देखिए फिर हम उसी प्रकार से विच्छेद कर लेते हैं। क धन आ धन मा धन आ धन ला। ठीक, चलिए देखिए मैं आपको क्या बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है जिसे खंड नहीं किया जा सकता, और सारे के सारे स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, देखो ये एक वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण। कमल शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? कमल शब्द में कुल 5 वर्ण हैं। ठीक है, अब आपके मन में यह भी विचार आ रहा होगा कि ला को नहीं तोड़े, ला को भी ऐसी तोड़ा जा सकता था क्या? नहीं, ये गलत होगा। ला इस प्रकार से नहीं टूटेगा, मतलब जब भी ये आ आखिरी में बचे तो उस आ को हम नहीं लिखते। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए कमल शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? कमल शब्द में का, यहाँ आ, इस प्रकार से हम तोड़े तो इसमें टोटल कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। यहां भी अपन देखें 5 वर्ण। ठीक है, यदि किसी वर्ण के शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि आ हो तो उसे अलग से अपन नहीं लिखते। ये नोट करके आप ध्यान से रखिए, इस पे याद रखिए। ठीक है, यही सब लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखो मैं आ को यहां पर नहीं गिना, आ को मैं यहां पर नहीं गिना, यहां पर ला लिखा। उसी प्रकार जैसे ला लिखे रहता तो मैं इसको आ को जरूर गिनता, ये ला को अलग करता और यहां पर आ को गिनता। ठीक है, लेकिन यहां पर लघु आ है, लघु आ को हम नहीं गिनेंगे। उसके अलावा कोई सा भी वर्ण हो, उसके अलावा कोई सा भी स्वर हो, सभी को अपन गिनेंगे, लेकिन लघु आ को हम नहीं गिनेंगे यदि लास्ट में आएगा। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, शेरनी शब्द में कितने वर्ण हैं। चलिए इसका भी हम विच्छेद करते हैं। देखिए श धन ए धन रा धन आ धन ना धन दीर्घ ई। ठीक है, देखो शा ए रा आ दीर्घ ई। देखो कितना वर्ण हो गया? 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5 वर्ण, 6 वर्ण। ठीक है, देखो यहां पर मैं नी को लिखा हूं। ठीक है, ये आ नहीं है, लास्ट में आ नहीं आ रहा है, लघु आ नहीं आ रहा है। उसके अलावा कोई भी स्वर आए उसको हम लिखेंगे, बस लघु आ को छोड़ के। ठीक है, ई आ रहा है, दीर्घ ई आ रहा है, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो कितने वर्ण हो गए? 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3, 4, 5, 6 वर्ण। चलिए देखिए शेरनी शब्द में कितने वर्ण हैं? शेरनी शब्द में कुल 4 वर्ण हैं, 6 वर्ण हैं। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से हम लोग तोड़े थे, ये दिख गया आपको। चलिए आगे कुछ बातें और देखते हैं। उदासीन स्वर उसे कहा जाता है जिसकी कोई स्वतंत्र मात्रा संकेत नहीं होता, जिसका अवग्रह बनाया जा सके। अवग्रह मतलब ये एस टाइप का अपन जो बनाते हैं ना, उसको अवग्रह बोलते हैं। ठीक है, जब संस्कृत पढ़े होगे तो इस टाइप का, एस टाइप का आप देखे होगे अवग्रह। ठीक है, जिसको हम अ करके प्रोनाउंस करते हैं, वो वाला जो एस अलग है, जो मात्रा गिनते समय में द्विमात्रिक वाला एस अलग है, ये अलग है, अवग्रह का अलग है। इसको इस प्रकार से बनाते हैं, इसको ऐसे ना, ये ऐसे हर का ऐसे रहता है। ठीक, ये अवग्रह है। ठीक है, अवग्रह के बारे में मैं जब आपको विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा उस समय मैं आप लोगों को और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय। देख लिए अपन, अयुग्मा की 2 मात्राएं मानी जाती है। ठीक है, अयुग्मा की 2 मात्रा क्यों मानी जाती है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अयुग्मा की 2 मात्रा मानी जाती है, क्यों? देखो जैसे यहां पर लिखा मैं अनुस्वार, यह है अम, इसको भी अगर मैं तोड़ूं तो कैसे टूटेगा? अ अलग हो गया और यहां पर अम। ठीक है, देखो इसकी 1 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, इसकी 1 मात्रा मिलके कितना बन गया? यहां पर इसकी 2 मात्रा। उसी प्रकार यहां भी देख लेंगे विसर्ग को। विसर्ग में देखो तो ये है अ
प्लस ये आहा, ठीक है, इसकी एक मात्रा और इसकी एक मात्रा, दोनों मिलाकर कितने बन गया, दो मात्रा, इसकी दो मात्रा। ठीक है, तो याद रखना कि जो अयुग्मक होती है उसकी दो मात्राएं मानी जाती है। ठीक है, ध्वनि किसका लघुत्तम रूप है, भाषा का लघुत्तम रूप है, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही क्लास में। लघुत्तम वाक् ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जितना भी चीज मैं आपको पढ़ाया हूं सभी चीज आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे जो चैटिंग ग्रुप है उसमें डाउट को जरूर पूछिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।